तेज आंधी चलने लगी थी। आसमान पर बिजली चमक रही थी। दुकान पर काम करने वाले बाकी तमाम लड़के छुट्टी करके घर जा चुके थे, जबकि मैं अभी बाकी का निज़ाम देख रहा था। अभी कुछ चीज़ें जो बाहर ही पड़ी थी मैं वो उठाकर अंदर रख रहा था। अभी मैंने एक कुर्सी उठाई हुई थी कि मुझे एक बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि मेरी दुकान कदरे वीरान इलाके पर थी और यहाँ आस पास कोई घर भी नहीं था जो मैं सोचता कि कोई बच्चा यहाँ पर आ गया है। मैंने कुर्सी हटाकर देखा तो पीछे एक बहुत ही प्यारा मासूम सा बच्चा खड़ा था। वो गोल गोल मोटी आंखें टिमटिमाकर मुझे देख रहा था। अचानक बाहर लगा बल्ब बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे हाथों से कुर्सी पकड़ ली हो। चूंकि गहरा अंधेरा था, इस वजह से मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। अचानक ही बिजली चमकी और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि अब सामने ना तो कोई बच्चा खड़ा था और ना ही कुर्सी मेरे हाथ में थी। मैंने जल्दी से मोबाइल जेब से निकाला और उसकी टॉर्च ऑन कर ली। मैं वो चारों तरफ मारने लगा। मुझे अब हर तरफ से बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद मुझे अपनी दुकान के अंदर से आवाज़ें सुनाई देने लगी। यूं लग रहा था जैसे कोई दुकान में पड़ी हुई चीज़ों को छेड़ रहा हो। मैं तेज़ी से अंदर की तरफ भागा। उसी वक्त लाइट दोबारा आ गई। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा, क्योंकि मेरी दुकान बिल्कुल महफूज थी। मैंने पलट कर देखा तो दुकान के दाखिली दरवाजे पर 3 बच्चे खड़े थे। वो तीनों ही बहुत मासूम और बहुत खूबसूरत थे। उनसे ज़्यादा खूबसूरत बच्चे मैंने आज तक अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। उनकी आंखों में आंसू मौजूद थे और वो बेचारगी से मेरी तरफ देख रहे थे। उन्हें एकदम ही यहाँ पर देखकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि ये बच्चे इंसान के बच्चे नहीं, बल्कि कोई और ही मखलूक है। उनमें से एक बच्चा मेरी तरफ बढ़ा। मैंने बेसाख्ता पीछे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था, वैसे वैसे मेरे खौफ में इजाफा हो रहा था। चंद कदम के फासले पर वो रुक गया और ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी देखा देखी बाकी बच्चे भी उसी तरह से रोने लगे। उनको रोता देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं तेज़ी से उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि बेटा, तुम लोग कौन हो और रात के इस पहर यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों के वालिदैन कहाँ हैं और तुम लोग उनके बगैर यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने एक ही सांस में 3 सवालात कर डाले। मेरी बात सुनकर उनमें से एक बच्चे ने जवाब दिया। वो बच्चा दोनों से काफ़ी बड़ा मालूम हो रहा था। उसने मुझे कहा कि हमारे बाप मर गए हैं और हमारे चचा ने हमें घर से निकाल दिया है। अब हमारे पास कोई भी ठिकाना नहीं है। हम यूं ही यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें ये दुकान दिखाई दे गई, इसीलिए हम मदद मांगने के लिए यहाँ पर आ गए। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो बच्चे अपने लिबास और अपने अखलाक से एक अच्छे घर के मालूम हो रहे थे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये बच्चे सुबह से ही घूम फिर रहे हैं, इसी वजह से ये काफ़ी भूखे होंगे। मैंने उन्हें एक मेज़ पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी ही देर बाद उनके लिए खाना ले आया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि 5 बंदों का खाना उन्होंने 5 मिनट में ही ख़त्म कर दिया था। अभी भी वो ललचाई हुई नज़रों से मेरी तरफ ही देख रहे थे। मुझे उन बच्चों ने बताया था कि उन्हें आज सुबह ही घर से निकाला गया है, लेकिन उनकी भूख देखकर लग रहा था कि जैसे उन्हें खाए हुए महीनों गुजर गए हैं। पहले बचा हुआ खाना मैं अपने घर ले जाता था और अगले दिन दोबारा से अपने साथ ले आता था, लेकिन आज सारा बचा हुआ खाना ये बच्चे ही खा गए। खाना खाने के बाद मैंने उन्हें कहा, चलो अब तुम लोग मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें कहाँ पर छोड़ना है। मैं तुम लोगों को उस जगह पर छोड़कर अपने घर वापस चला जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें मुझसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। शायद वो कुछ और ही सोच रहे थे। तीनों ने गर्दन झुका ली और उनमें से दरमियान वाला बच्चा कहने लगा, हमने आपके साथ जाना है चचा, हमें भी अपने साथ ले जाओ। उनकी बात सुनकर मैंने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया और उन्हें समझाते हुए कहने लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। मैं खुद अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल रहा हूँ, तुम लोगों को कैसे संभालूंगा? दरअसल मैं अपने घर में अपनी दादी के साथ रहता था। मेरे वालिदैन का तकरीबन 2 साल पहले ही इंतकाल हो गया था और बहन भाई भी मेरा कोई भी नहीं था। 1 साल कबल ही मैंने शादी की थी, लेकिन वो शादी ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकी और हमारी तलाक हो गई।
मेरी उम्र 33 साल थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अकेले ही जिंदगी बसर करने लगा। मेरी दादी भी अब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, उनसे भी घर के कामकाज करना मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से मैं कोशिश करता था कि अपने कामों के साथ साथ उनके काम भी कर लिया करूं। दुकान के साथ साथ घर को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, मगर मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। और अब ये तीनों छोटे छोटे बच्चे मुझे एक नई जिम्मेदारी उठाने के लिए कह रहे थे, जो मैं किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब मैंने उन्हें कहा तो वो मायूस हो गए। अचानक ही एक बच्चा मेरे कदमों में बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसको अपने कदमों में बैठा देखकर मैं तेजी से पीछे हटा। मैंने उसे कहा कि तुम इस तरह रोकर मुझे मजबूर नहीं कर सकते। तुम लोग मेरी बेबसी को समझ नहीं रहे। मेरे लिए तुम लोगों को संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। जब कभी भी तुम भूखे हो, तुम मेरी दुकान पर आकर खाना खा सकते हो। ये कहकर मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से अपनी दुकान से बाहर निकाला और खुद भी दुकान बंद कर दी। मैं मोटर बाइक की तरफ बढ़ा और उस पर सवार होकर चल दिया। अभी मैं आधे रास्ते में ही पहुंचा था जब अचानक ही मुझे अपनी मोटरसाइकिल के शीशे में एक अक्स दिखाई दिया। वो अक्स देखकर मैं एकदम ही रुक गया। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो थोड़े ही फासले पर वो तीनों बच्चे भागे भागे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी सांसें बहुत बुरी तरह से फूली हुई थी, जबकि उनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उनको इस तरह की हालत में देखकर मुझे वाकई बहुत दुख हुआ। उसी वक्त मैंने एक फैसला कर लिया कि इन बच्चों को अपने घर लेकर जाऊंगा और उनकी मदद करूंगा। उसी वक्त मैंने ये भी सोच लिया था कि किसी तरह से उनके चचा से भी राब्ता करूंगा और उन्हें एहसास दिलाऊंगा कि वो अपने भतीजों के साथ बहुत गलत कर रहा है। मैंने मोटरसाइकिल वहीं रास्ते में ही रोक दी। वो बच्चे तेजी से मेरी तरफ बढ़े। तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला था, जिसको इन तीनों ने थोड़े ही वक्त में तय कर लिया था। और ये बात बहुत हैरानकुन थी। इन बच्चों में कुछ ज्यादा ही ताकत मौजूद थी। उन्हें देखकर पहले तो मैं चंद लम्हों के लिए कुछ बोल ही नहीं सका। फिर मैंने उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा दिया। वो तीनों खुशी से झूम रहे थे। उन तीनों को खुश देखकर मेरी भी खुशी दुगनी हो गई। लेकिन उनकी बातें मुझे बहुत हैरान कर रही थी। वो मुसलसल यही कह रहे थे कि चचा, तुम लोग तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छे हो। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लोग इस तरह से हमारी मदद भी करोगे। हमें तो बचपन से यही सुनने को मिला है कि तुम इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, मगर यहाँ आकर हमारी गलतफहमी भी दूर हो गई। उसकी बात सुनकर मैंने उससे तेजी से पूछा कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारा तुम इंसान कहने से क्या मुराद है? इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, दूसरे बच्चे ने उसे खामोश करवा दिया और मुझे कहने लगा, अरे चचा, इसकी बातों पर ध्यान ना दो। ये तो पागल है, ये तो कुछ भी कहता रहता है। ये बस आपका शुक्रिया अदा कर रहा है, लेकिन इसका शुक्रिया अदा करने का तरीका भी बहुत अजीब है। फिर वो तीनों आपस में ही लड़ने लगे। मैं उन्हें खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरी एक बात भी नहीं सुन रहे थे। मैंने उन्हें ये डांट कर खामोश करवा दिया कि अगर अब मुझे दोबारा किसी की आवाज़ आई तो मैं उसे रास्ते में ही छोड़ दूंगा। इसके बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। जब मैं घर पहुंचा तो दादी पहले से ही मौजूद थी। इस दौरान एक और बात जो बहुत ही हैरतनाक थी, वो ये थी कि मौसम एकदम ही ठीक हो गया था। आसमान पर जो बादल छाए हुए थे वो बादल छट गए थे। चांद निकल आया था और उसकी चांदनी ने पूरे महल्ले को रोशन किया हुआ था। तुम आज इतनी देर से क्यों आए हो? तुम्हें अंदाजा भी है मैं तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद हो रही थी। दादी की आवाज सुनकर मैं बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। दादी की ये फिक्र मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। एक यही तो थी जो मेरी इतनी परवाह करती थी। मैंने उन्हें कहा, दरअसल आज आपके लिए मैं एक तोहफा लाया हूँ। मेरी दादी की नज़र थोड़ी कमज़ोर थी, इसी वजह से उन्हें अंधेरे में कम दिखाई देता था। मैं उन्हें जल्दी से कमरे में ले गया। अब तक लाइट भी आ चुकी थी और फिर मैंने उन 3 बच्चों को कमरे में दाखिल होने के लिए कहा। तीनों बच्चों को देखकर दादी पहले तो हैरान हुई और फिर मुझे बातें सुनाते हुए कहने लगी, मुझे पहले से ही पता था तूने शादी की हुई है और मैं तुझे इस बारे में कहती भी रहती थी, लेकिन तूने कभी भी मुझे कुछ भी नहीं बताया और आज अपने तीनों बच्चों को लेकर मेरे सामने आ गया है। दादी की बात सुनकर मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। वो मेरे बारे में गलत समझ रही थी। मैंने तेजी से उनकी गलतफहमी दूर की और उन्हें कहा कि ये बच्चे मुझे रास्ते में मिले हैं। उनके चचा ने उन्हें घर से निकाल दिया था।
अब इनका इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। ये वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ये वापस गए तो उनके चचा उन्हें दोबारा से निकाल देंगे या फिर मारने की कोशिश करेंगे। मेरी दादी एक नरम दिल खातून थी। मेरी बातें सुनकर वो परेशान हो गई और फिर कहने लगी, बेटा तूने बिल्कुल अच्छा किया है। वैसे भी एक बेहतरीन इंसान वो है जो मुसीबत में दूसरों के काम आए। इस घर में सारा दिन मैं अकेली रह रहकर तंग आ चुकी थी। कोई भी मुझसे बात करने वाला नहीं था। अब ये तीनों बच्चे आ गए हैं। अब इनसे ना सिर्फ मेरी तन्हाई भी खत्म हो जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ ये घर के छोटे मोटे काम भी कर दिया करेंगे। दादी अम्मी की बात सुनकर वो तीनों बच्चे जोश से बोल उठे, अम्मी जान आप फिक्र ही मत करें, अब हम ही सारे काम कर लिया करेंगे। उन्होंने ये बात एक ही आवाज में कही थी। उनका ये जोश देखकर मैं मुस्कुराने लगा, लेकिन मुझे अंदाजा था कि उनके लिए काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो लगभग 7 साल के करीब थे। जो सबसे छोटा लड़का था वो 5 साल का मालूम हो रहा था, लेकिन वो लड़का सबसे ज्यादा शातिर और चालाक था और सबसे ज्यादा बातूनी भी था। अक्सर तो बड़े भाई उसे खामोश करवा देते थे, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बातें करना शुरू कर देता था और कुछ उसकी बातें बहुत ही अजीब भी होती थी, जो अगले को गहरी सोच में मुब्तला कर देने की सकत रखती थी। अचानक ही वो बच्चा फिर से कहने लगा, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने उसे इतना ज्यादा खाने को दिया था। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि उसे दोबारा से भूख लगना शुरू हो गई थी। मैंने एक नजर दादी की तरफ देखा। दादी मुझे कहने लगी कि आज महल्ले की एक औरत उन्हें चावल देकर गई थी। चूंकि दादी को चावल अच्छे नहीं लगते थे, इसी वजह से उन्होंने मेरे लिए रख दिए थे। मैं वो प्लेट उठा लाया और उस बच्चे के सामने रख दी। उसने तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर वो पूरी प्लेट खा ली। ये देखकर मैं हैरान परेशान रह गया, जबकि दादी हंसने लगी और कहने लगी, मुझे हमेशा से ही खाते पीते बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। वो लड़का भी हंसने लगा। थोड़ी देर तक तो मैं उनके साथ बैठा बातें करता रहा। इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। उन तीनों ने दादी के कमरे में ही सोने की जिद की थी, लिहाजा मैंने भी उन्हें ज्यादा मजबूर नहीं किया। सुबह जब मैं सोकर उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि पूरा घर साफ सुथरा था, जबकि वो बच्चे एक साइड पर खड़े खेल रहे थे। मैं किचन में गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि किचन में भी नाश्ता बना हुआ था, बल्कि इसके साथ साथ हलवा पूरी भी पड़ी हुई थी। मुझे हलवा पूरी बचपन से ही बहुत पसंद थी और मुझे ये खाए हुए भी काफी अरसा गुजर गया था, क्योंकि मैं उस दिन ही खाना खाता था जिस दिन घर में बने। बाहर का खाना मुझे रास नहीं आता था। एक 7 साला बच्चे से इतने बड़े काम की उम्मीद रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मैं तेजी से उन बच्चों की तरफ भागा जो इस वक्त बहुत ही जोश से खेल रहे थे। अभी मैं उनके करीब जाकर खड़ा ही हुआ था कि उनमें से एक बच्चा शोर मचाने लगा, जल्दी से भागो तुम यहाँ से, चचा आ गए हैं, चचा आ गए हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही कहने लगा, अरे मैं तो भूल ही गया था, वो तुम्हें नहीं देख सकते। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था और मुझे उसकी जहनी हालत पर भी शक हो रहा था। वो न जाने किससे बातें कर रहा था, जबकि करीब खड़ा भाई उसे डांट कर खामोश करवाने लगा और कहने लगा, चुप कर जाओ, क्या पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हो। अरसलान फिर मेरी तरफ मुखातिब हुआ और मुझे कहने लगा, चचा क्या हो गया है, आप चेहरे से थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैंने उससे पूछा कि किचन के अंदर हलवा पूरी लाने वाला कौन है। 6 साला बच्चा जोश से कहने लगा, वो मैंने अपने हाथों से बनाई है, मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगी। हैरत का तीसरा झटका था जो मुझे लग रहा था। मैंने उसे कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, ये काम तो मैं इन 33 सालों में नहीं सीख सका और तुमने 6 साल की उम्र में मेरे लिए हलवा पूरी बना दी। ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है, मुझे सच सच बताओ कि ये खाना कहाँ से आया है। मेरी बात सुनकर 7 साला लड़का कहने लगा, हमें पता है कि आपके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमारे बाबा भी एक हलवाई थे। हम बचपन से ही उनकी दुकान पर बैठे रहते थे और मैंने 6 साल की उम्र में ही ये काम सीख लिया था। इसके साथ साथ मेरा भाई भी मेरे साथ इन कामों में हाथ बटाता था। इसी वजह से हमने हलवा पूरी बनाना बहुत जल्द ही सीख ली है। लेकिन आज आपकी दादों ने भी हमारी मदद की है। अगर वो हमारी मदद ना करती तो हम कभी भी हलवा पूरी बनाने में कामयाब ना होते। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मुझे अभी भी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद वहां पर दादो आ गई और कहने लगी, अरे इन बच्चों को क्यों तंग कर रहे हो,
जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो। दादों की हालत देखकर मुझे हैरत के झटके लगना शुरू हो गए, क्योंकि अब वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, उनकी कमर भी झुकी हुई नहीं थी। मैंने अपना सर अपने दोनों हाथों में गिरा दिया। दरअसल उनकी कमर को झुके हुए तकरीबन 1 साल गुजर चुका था और वो बहुत मुश्किल से चलती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल आराम से और सीधी चल रही थी। यूं लग रहा था जैसे एक ही रात में इस घर में कोई मुआवजा हो गया हो। मैंने हलवा पूरी वाले किस्से को एक साइड पर रख दिया और दादों से पूछने लगा कि आपकी कमर एकदम से सीधी कैसे हो गई। मेरी बात सुनकर वो मुझे कहने लगी, बेटा मुझे खुद इस बारे में पता नहीं है। मैं खुद सुबह उठी तो हैरान थी। आज ना तो मेरी कमर में दर्द हो रहा था और ना ही मुझे जिस्म में तकलीफ हो रही थी, बल्कि मेरी कमर भी सीधी हो चुकी थी और दर्द भी सारे गायब हो चुके थे। मुझे तो ये अल्लाह का कोई मुआवजा लग रहा है। तुम्हें मैं हमेशा से ही कहती थी ना कि एक ना एक दिन मेरी कमर बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम हमेशा ही मेरी बात पर हंस देते थे और मेरा मजाक बनाते थे। क्या वो हलवा पूरी आपने बनाई है? मैंने दादों से सवाल किया। मेरी बात सुनकर वो कभी मेरी तरफ देखती और कभी उन बच्चों की तरफ देखती। अचानक ही मुझे उनकी आंखें चमकती हुई दिखाई दी और फिर वो तेजी से मुझे कहने लगी, हाँ वो मैंने ही बनाई है। दरअसल आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, इसी वजह से सोचा तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बना दूं। मेरा सर बहुत बुरी तरह से चकरा रहा था। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं थी कि मैं यहाँ पर रुक सकूं और किसी और मुआवजे के बारे में सुन सकूं। मैं तेजी से घर से निकला और अपने काम की तरफ चला गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इन बच्चों के आने से मेरे घर में इतनी ज्यादा तब्दीलियां आ जाएंगी। ना सिर्फ पूरा घर साफ था, बल्कि इसके साथ साथ किचन भी साफ था और मेरे लिए नाश्ता भी तैयार था। दूसरी तरफ बर्तन भी धुले हुए थे और सहन से सारा कबाड़ा भी किसी ने उठा दिया था। ये यकीन करना मुश्किल था कि 5, 6, 7 साल के बच्चे इतने बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना भारी सामान था कि मुझे भी उठाने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत थी। और आदमी ना मिलने की वजह से ही ये काम मैंने काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज किया हुआ था। सारा दिन मैं दुकान पर काम करता रहा, लेकिन इस दौरान भी मेरा ध्यान घर की तरफ ही लगा रहा। आज हैरतनाक बात यह हुई कि मेरी दुकान पर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे। वो लोग बहुत ही प्यारे और खूबसूरत थे। यूं लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया से ताल्लुक़ रखते हों। इतनी बड़ी तादाद में औरतें, बल्कि उसके साथ साथ मर्द हजरात भी मेरी दुकान पर चिकन टिक्का लेने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे, जबकि पहले ऐसा बहुत ही कम होता था, क्योंकि मेरी दुकान कदरे वीरान इलाके में थी, इसलिए बहुत कम लोगों का गुजर यहाँ से होता था, जिसकी वजह से मेरी दुकान का काम भी बहुत कम ही चलता था। लेकिन आज इतने ज़्यादा लोग आ गए थे कि खाना भी कम पड़ रहा था। मैंने अपने मुताबिक ही रात के वक्त थोड़ा सा सामान तैयार किया था, क्योंकि ये सामान भी बेलाखिर बच ही जाता था। मगर आज वो सारा सामान भी ख़त्म हो गया था और अभी भी लोग तेज़ी से वहाँ पर आ रहे थे। जब मैं उन्हें कहता कि सामान ख़त्म हो गया है, तो वो बहुत ही तसल्ली और आराम से कहते कि कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर इंतज़ार कर लेंगे। मेरे साथ काम करने वाले 2 लड़के भी हैरान परेशान थे। उनमें से अचानक ही एक लड़का कहने लगा, आप माने ना माने, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये कोई और ही मखलूक है। इतने प्यारे, इतने खूबसूरत और इतने ज़्यादा लोग एकदम से कहाँ से निकल आए। मैंने उसकी तरफ गुस्सीली नज़रों से देखा। उसकी ये बातें शुरू से ही मुझे बहुत जहर लगती थी, क्योंकि अगर मामूली सी भी कोई अनोखी चीज़ हो जाती तो वो उसको जिन्नात के साथ जोड़ने लग जाता था। अभी भी वो यही काम कर रहा था। उसके साथ मौजूद दूसरे लड़के ने भी उसे डांटा और कहने लगा, खुदा के लिए इस तरह की बातें करना छोड़ दो। थोड़े ही फासले पर एक मर्द और औरत बैठे हुए थे। वो दोनों मुस्कुराती हुई नज़रों से मुझे देख रहे थे और ये बात मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा था। यूँ लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हों। मैं 1-2 बार उनके करीब भी जा चुका था, लेकिन उन्होंने मुझे पुकारा नहीं था और ना ही मुझसे कोई बात की थी। इसके बावजूद भी वो खामोशी से मुझे देखे ही चले जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद एक लड़का कहने लगा, उस्ताद, रात के वक्त फ्रिज में आपने सामान तैयार करके रखा था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ और नासमझी से उसकी तरफ देखने लगा कि तुम किस सामान की बात कर रहे हो। उसने चिकन टिक्के का बना हुआ सामान मेरे सामने रख दिया। ये देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो तकरीबन 100 लोगों का खाना बनता था, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद था कि रात के वक्त मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया था। फिर ये यहाँ पर कहाँ से आ गया? अब मुझे भी खौफ महसूस होने लगा था, लेकिन मैंने अपना ये खौफ उन लड़कों के सामने जाहिर नहीं किया,
और दोबारा से काम में मसरूफ हो गया। वो पूरा दिन मेरा बहुत ही ज्यादा मसरूफ गुजरा था। तकरीबन रात के 11 बजे जब मैं फारिग हुआ तो दुकान से बाहर निकला। उस वक्त भी मुझे अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हो रहा था। मैंने गर्दन पलट कर देखा तो वहां पर वही खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो दिन के वक्त बैठी मुझे घूर रही थी। अभी भी वो मुस्कुराती हुई नज़रों से मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहा, लेकिन उसने तेजी से नफ़ी में सर हिला दिया। शायद उसे अंदाज़ा हो गया था कि अब मैं उसकी तरफ बढ़ने वाला हूँ और उससे कुछ पूछने वाला हूँ, इसलिए उसने पहले ही इनकार कर दिया। मुझे भी गुस्सा आ गया कि आखिर मुझे क्या ज़रूरत है यूँ इस तरह से किसी औरत के पास जाने की, जबकि वो मुझे कुछ कह भी नहीं रही। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान कर रही है। लिहाजा मैंने अपना रुख मोड़ लिया और दोबारा से मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर वापस आ गया। घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि मुझे अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो तीनों बच्चे इस वक्त हंस खिलखिला रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मेरी नज़र छत पर पड़ी तो मेरी परेशानी में इजाफा हो गया। वो तीनों बच्चे इस वक्त छत पर चढ़े हुए थे। हमारी छत कच्ची थी और उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी मौजूद नहीं थी, जबकि कोई लकड़ी की सीढ़ी भी नहीं थी जिसकी मदद से कोई छत पर चढ़ सकता। फिर वो छत पर कैसे चढ़ गए? अब ये सवाल मुझे परेशान करने लगा था। मैं तेजी से घर के अंदर दाखिल हुआ। इससे पहले कि मैं उन्हें पुकारता, मुझे अपनी दादी की आवाज़ सुनाई दी जो मुझे इस वक्त कमरे में बुला रही थी। जब मैं कमरे में गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे वजूद को झटका लगा। अब वो तीनों बच्चे उस कमरे के अंदर मौजूद थे, जबकि कुछ ही लम्हों पहले मैंने उन्हें छत पर खेलते हुए देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपनी आंखों को मला और दोबारा से उन बच्चों को देखा, लेकिन अभी भी वो मंजर तब्दील नहीं हुआ था। मेरी दादी मुझे हैरान देखकर परेशान हो गई और पूछने लगी, क्या हो गया है? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? दादी की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आई कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। उन्हें कैसे बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कुछ ऐसा देखा है जिस पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैंने ये बात फिलहाल अपने दिल में ही दबा ली, क्योंकि मैं दादी को परेशान नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर तक मैं उनके साथ बैठा बातें करता रहा। दादी ने अचानक ही मेरी साबका बीवी का नाम लिया। उसका नाम सुनकर मेरा हलक तक कड़वा हो गया। वो औरत मुझे पसंद नहीं थी, उससे मुझे बहुत नफरत थी। उसकी वजह ये थी कि उसने कभी भी मुझे अपने शौहर का दर्जा नहीं दिया था और हमेशा ही उसने मेरी पीठ पर वार किया था। उसे पता था कि मुझे उसका मर्दों के साथ मेल मिलाप पसंद नहीं है। इसके बावजूद भी वो ना सिर्फ गैर मर्दों से मिलती भी थी, बल्कि अक्सर तो वो उन्हें अपने घर पर भी बुला लेती थी। उसकी इसी आदत से दादी भी बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, लेकिन जब उसकी हरकतें काबू से बाहर हो गई तो मैंने मजबूरन उसे तलाक दे दी। अभी आज एकदम से उसकी आमद का सुनकर मुझे हैरत भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। मैंने दादी से पूछा कि वो किस लिए आई है, तो उन्होंने अपनी गर्दन झुका ली और मुझे कहने लगी, वो तुमसे अपने बच्चे का हक मांगने के लिए आई है। मेरा दिमाग गुस्से से खौलने लगा, क्योंकि जब मैंने उसे तलाक दी थी तब इस तरह की कोई भी खुशखबरी नहीं थी। मुझे पता चला था कि 3 ही महीने बाद उसने एक और जगह पर शादी कर ली थी, लेकिन फिर जल्द ही उसकी वहां से भी तलाक हो गई। मुझे 100% यकीन था कि ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि उसी शख्स का था जिसके साथ उसने पहले शादी की थी। लेकिन चूंकि अब वो शख्स उसे मुंह नहीं लगा रहा था, इसीलिए वो पैसे बटोरने के लिए दोबारा से मेरे पास आ गई थी। आपको उसी वक्त उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरी बात सुनकर दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और उन्होंने अपना चेहरा झुका लिया। मैं हैरान हुआ और सोचने लगा कि इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है। दादी ने एक नज़र उन बच्चों पर डाली और मुझे कहने लगी, ये काम मैंने नहीं बल्कि इन लोगों ने किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। दरअसल मेरी बीवी बदतमीज भी बहुत थी। वो अक्सर ही मेरी दादी पर भी हाथ उठा देती थी। इस बार भी जब उसने मेरी दादी पर हाथ उठाने की कोशिश की तो उन बच्चों ने ना सिर्फ उसका हाथ पकड़ लिया बल्कि उसे बहुत बुरी तरह से डराकर यहाँ से भाग निकाला। थोड़ी ही देर बाद वो बच्चे वहाँ से चले गए। उनका कहना था कि वो आज एक अलहदा कमरे में सोएंगे। मुझे भी इस बार कोई एतराज़ नहीं था। मैं दादी के करीब ही बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। अचानक दादी मुझे कहने लगी कि ये बच्चे इंसान के बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये जिन्नात के बच्चे हैं। दादी की बात सुनकर मुझे लगा कि 7 आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हों। मैंने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा।
मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा था। मेरे चेहरे पर फैले खौफ को देखकर उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा, तुम्हें डरने की या खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चे तुम्हें तंग नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें परेशान करेंगे, बल्कि ये तो अभी खुद मुश्किल में है और उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम उनका ध्यान रखो, ये तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर बाद में तुम्हें इस बारे में पता चले तो तुम्हें डर ना लगे और किसी भी किस्म की बेचैनी महसूस ना हो। मैं दादी को क्या कहता कि अभी उनकी ये बात सुनकर मेरा पूरा जिस्म बेचैन हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, और ये खौफ बहुत ज़्यादा था कि मैं इस वक्त जिन्नात के साथ रह रहा हूं। दादी ने मेरे हाथों को पकड़ा और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और ना तुम्हें तंग करेंगे, लेकिन तुमने भी उनकी हरकतों को नज़रअंदाज करना है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ भी ऐसा ना करें जिसकी वजह से हमें उन पर शक हो, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे पता चल गया। मैंने दादी से पूछा कि आपको कैसे पता चला, तो वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, दरअसल दिन के वक्त मुझे उनके शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं जब बाहर निकली तो मैंने देखा कि वो छत पर खेल रहे थे। मैं खुद हैरान रह गई थी कि बगैर किसी सीढ़ी के वो छत पर कैसे चले गए। उसी वक्त ही महल्ले की एक औरत घर के अंदर दाखिल हुई और मुझे देखकर कहने लगी कि तुम इस वक्त छत पर क्या देख रही हो। मैंने उसे कहा कि अपने बच्चों को वहां पर खेलता हुआ देख रही हूँ। मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गई और कहने लगी, क्या हो गया है दादी अम्मा, कहीं इस उम्र में आपका दिमाग तो नहीं चल गया? कौन से बच्चे? वहां पर तो कोई भी नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और दोबारा से छत की तरफ देखा तो वो मुझे अभी भी दिखाई दे रहे थे। वो औरत भी झूठ नहीं बोल रही थी, जिसकी वजह से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई और ही मखलूक है। उस औरत से बातें करने के बाद मैंने उसे वहां से भेज दिया। दोबारा से मैं बाहर की तरफ चली गई और खामोशी से पेड़ के नीचे बैठकर उन बच्चों को देखने लगी। मेरे देखते ही देखते वो बच्चे उठते हुए ज़मीन पर उतरे और तेजी से कमरे के अंदर भाग गए। वो ये मुस्कुराते हुए बयान कर रही थी, उन्हें ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगी, अगर देखा जाए तो वो भी तो मासूम बच्चे ही हैं, उनको भी तो इतनी ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती। वो भी आखिर कितनी देर तक खुद को हमसे छुपा कर रख सकते हैं। अगर उन्होंने तुमसे मदद के लिए कहा है तो वाकई वो बहुत बड़ी मुश्किल में होंगे और तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम उनकी मदद करो और उन्हें इस मुश्किल से निकालो। दादी की बात सुनकर मुझे किसी हद तक तसल्ली हो गई थी। मैंने उन्हें कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अब कभी भी उन्हें तंग नहीं करूँगा और ना ही उन्हें ये शक होने दूंगा कि मुझे उनकी हकीकत के बारे में पता चल गया है। पहले मैं हर वक्त उनके बारे में सोचकर परेशान होता रहता था कि न जाने वो कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या चीज़ है, लेकिन अब मुझे उनकी हकीकत के बारे में पता चल गया था और अब मेरी परेशानी भी ख़त्म हो गई थी। अब मैंने उनके साथ अच्छा वक्त गुजारना शुरू कर दिया था। जब से वो हमारे घर आए थे तब से हमारे घर में बहुत ज़्यादा बरकत हो गई थी। अब अगर वो रोज़ सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाते तो मुझे हैरानगी नहीं होती थी, बल्कि मैं बहुत शौक से नाश्ता करता था। वो नाश्ता इतना लजीज होता था कि मैं बयान नहीं कर सकता था। जब मैं उनकी तारीफ करता तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती और वो खुशी से उछलने लगते। उनकी ये खुशी देखकर मुझे भी सुकून मिलता। दादी भी इस सब से बहुत मुतमईन थी। घर के सारे काम ही दुरुस्त हो रहे थे। अब तो वो घर के बाहर के काम भी करने लगे थे। अक्सर जब भी घर में राशन ख़त्म हो जाता तो वो तेज़ी से बाहर जाते और राशन ले आते। बज़ाहिर तो वो ये काम इस तरह से करते थे कि हमें शक ही ना हो, लेकिन उनकी तेज़ी और उनकी गैर मामूली हरकतें हमें बता देती थी कि वो आम इंसान नहीं है बल्कि कोई और ही मखलूक है। इसके बावजूद भी मैं उन्हें शक नहीं होने देता था कि मुझे उनकी हकीकत के बारे में पता चल गया है। वो बच्चे मुझे अब बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे थे। उन बच्चों से मुझे उल्फत होने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि उनके आने के बाद मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। दूसरी तरफ वो बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रहे थे। अभी उनको मेरे साथ रहते हुए सिर्फ एक ही महीना गुजरा था, लेकिन इस एक महीने में वो बहुत बड़े हो गए थे। जो बच्चा 7 साल का था वो अब 9 साल का लगने लगा था, जबकि 7 साल का बच्चा 15 साल का लगने लगा था और उसकी दाढ़ी भी निकल आई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जन्नात के बच्चे इस कदर जल्दी परवान चढ़ सकते हैं। एक दिन मैं उनके साथ बैठा उनसे बातें कर रहा था जब अचानक ही एक बूढ़ी औरत घर के अंदर दाखिल हुई।
उसे दाखिल होता देखकर वो बच्चे परेशान हो गए, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि वो बच्चे सिर्फ मुझे और मेरी दादी को ही दिखाई देते हैं, इसके अलावा वो किसी को भी दिखाई नहीं देते। लेकिन मैंने उन्हें कोई भी शक नहीं होने दिया। वो बूढ़ी औरत मुझसे थोड़े ही फासले पर बैठ गई और मुझसे बातें करने लगी। मैं भी उससे बैठकर बातें करने लगा। इस दौरान वो बच्चे भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे और वो बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। एक बच्चा तेजी से अपने हाथ मसल रहा था। उनकी ये बेचैनी मैं अच्छी तरह से महसूस कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उन्हें ये महसूस नहीं होने दे रहा था कि मुझे कुछ पता चल गया है। थोड़ी ही देर बाद वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। मैं उनसे नॉर्मल अंदाज में बातें करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबसे छोटा बच्चा बोला, आप बहुत अच्छे हैं। इसके साथ ही वो मेरे गले लग गया। मैं उससे अपने अच्छे होने की नौइयत पूछना चाहता था, लेकिन फिर मैं खामोश हो गया, क्योंकि मैं उन बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता था। दादी अम्मा ठीक कहती थी कि ये भी बाकी बच्चों की तरह ही बहुत ज्यादा मासूम थे और हद से ज्यादा शरारती भी थे। उनके साथ मेरी बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। ना सिर्फ मेरा कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बल्कि इसके साथ साथ मेरा घर भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। एक दिन हम पांचों बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक ही उनमें से एक लड़का कहने लगा, चचा अब आप शादी क्यों नहीं कर लेते? उसकी बात सुनकर मैंने उन्हें बुरा सा मुंह बनाया और उससे कहने लगा, सबसे पहले तो मुझे चचा कहना बंद करो। अब तुम भी मेरी उम्र को पहुंच रहे हो। मुझे वही लड़का जो अब 15 साल का नजर आता था, मैंने उसको कहा। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा कि हम लोग तो जल्द ही जवान हो जाते हैं, आप लोग ही हो जो इतना लेट बड़े होते हो। फिर एकदम ही वो खामोश हो गया और चोर नजरों से मुझे और दादी को देखने लगा। दादी ने उसे तसल्ली दी और कहा, बेटा तुम लोगों को फिक्रमंद होने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को तुम लोगों की हकीकत के बारे में पता चल गया है, लेकिन हम लोग तुम्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही तुम लोगों को तंग करेंगे, बल्कि तुम लोगों का जब तक दिल करे यहाँ पर रह सकते हो। वो तीनों भाई हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर वो हम दोनों के गले लग गए और हमारा शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप इंसान इतने अच्छे भी हो सकते हो। आपसे पहले हमारा जिन भी इंसानों से पाला पड़ा है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि हमें किसी तरह से काबू कर सके। लेकिन आपसे मिलने के बाद हमें पता चला है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। जिस तरह जिन्नात में अच्छे बुरे लोग होते हैं, बिल्कुल उसी तरह इंसानों में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। मैं अब दुकान के कामों में बुरी तरह से उलझ चुका था। मैं सुबह 5 बजे निकलता था और रात को 11 बजे घर वापस आता था। इतनी ज्यादा मसरूफियात हो गई थी कि मैं अपने घर को अब वक्त दे ही नहीं पा रहा था। एक दिन मैंने काम से छुट्टी करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे बहुत बुरी तरह से थकावट हो रही थी और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा से दुकान पर जा सकूं। मैं लेटा आराम कर रहा था, जबकि वो बच्चे करीब ही खेल रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा जाकर खोला तो सामने ही मेरी साबका बीवी खड़ी थी, जो मुझे देखकर पुरस्कार अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उसको मुस्कुराते देखकर मेरा हलक तक कड़वा हो गया। मुझे उस औरत से शुरू से ही बहुत ज्यादा नफरत थी और मैं बस किसी तरह से उससे जान छुड़वाना चाहता था। लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही मेरे घर के चक्कर लगाने लगी थी और इसके ये चक्कर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वो मुझे साइड पर करती घर के अंदर दाखिल हो गई। उसकी इतनी हिम्मत देखकर मैं हैरान रह गया। मैं उसे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल देना चाहता था, लेकिन दादी ने इशारे से मुझे खामोश करवा दिया। मैं ना चाहते हुए भी रुक गया, वरना मेरा दिल कर रहा था कि मैं हर चीज तहस नहस कर दूं। मैंने सुना है कि तुम्हारा कारोबार कुछ ज्यादा ही चल रहा है। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखा। वो तेजी से मेरी दादी की तरफ बढ़ गई। इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाती, अचानक ही उसके कदम जमीन में जम गए। वो चाह कर भी एक कदम भी नहीं उठा पा रही थी। वो बेबसी से मेरी तरफ देखने लगी। मुझे तो अंदाजा हो गया था कि ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो जिनजात बच्चा ही है, जो उसे थोड़े ही फासले पर खड़ा गुस्से से देख रहा था। उसने मुझे कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि तुमने कोई जादू किया है जिसकी वजह से तुम इतने अमीर हो रहे हो। मैं बहुत जल्द ही इस बारे में पता लगा कर रहूंगी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, उसकी जबान बंद हो गई। अब वो बोल भी नहीं पा रही थी। वो तेजी से अपना सर नफी में हिला रही थी और बहुत बेबसी महसूस कर रही थी।
اس کی یہ بے بسی دیکھ کر مجھے بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے جنزاد کو اشارہ کیا۔ جنزاد نے ایک جھٹکے سے اسے زمین پر گرا دیا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے قدموں میں گرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بھی یہ جادو سکھا دو، تم نے یہ سب کیسے کیا ہے مجھے بھی بتا دو، میں بھی تمہاری طرح امیر ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے سائڈ پر کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے میری ٹانگوں کو پکڑ لیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ عورت بہت چالاک ہے اور سب سے بڑھ کر یہ بہت زیادہ لالچی تھی۔ اسے شروع سے ہی پیسوں کا بہت لالچ تھا اور یہ پیسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتی تھی۔ ابھی بھی وہ میرے قدموں میں بیٹھی ہوئی میری منتیں کر رہی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں سوچ رہی تھی کہ اس نے مجھے خود کہا تھا کہ وہ مر جائے گی لیکن کبھی بھی دوبارہ چل کر میرے گھر پر نہیں آئے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اٹھی تو پراسرار انداز میں کہنے لگی، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ تمہارے پاس کوئی جناتی طاقت آ گئی ہے جس کی مدد سے تم یہ سارے کام کروا رہے ہو۔ میں بہت جلد وہ جنات تم سے حاصل کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ایک نظر ان جنزادوں کی طرف دیکھا جو پریشانی سے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ عورت تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی کا بہت بڑے بڑے جادوگروں سے رابطہ ہے۔ وہ پورا دن یوں ہی فکر مند گزر گیا۔ میں اسی بارے میں سوچتا رہا۔ دادی بھی کافی فکر مند نظر آ رہی تھی اور وہ جنزاد بچے بھی فکر مند ہو گئے تھے۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ عورت بہت چالاک ہے، نہ جانے کیوں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ عورت ہمیں پھنسوا دے گی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا آرام کر رہا تھا جب اچانک ہی مجھے ایک بلے کے غرانے کی آواز سنائی دی اور پھر اس کے ساتھ ہی مجھے بلے کے چیخنے کی آواز بھی سنائی دی۔ آواز بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے میں بے چین ہو گیا اور تیزی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ وہ آواز باہر صحن کی طرف سے آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ میں جا کر دیکھوں کیا ہو رہا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے دوبارہ سے خوف محسوس ہونے لگا۔ دادی کی تمام باتوں کو اور ان کی تسلیوں کو یاد کرتے ہوئے میں نے ہمت جمع کی اور خاموشی سے باہر کی طرف چل دیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے وہ تینوں بچے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ان تینوں کی میری طرف پیٹھ تھی۔ اب بلے کے غرانے کی آواز بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی میں ان کے سر پر پہنچا، سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ اس وقت بلے کو چیر پھاڑ کر کھا رہے تھے۔ ان کو یہ سب کرتا دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا۔ میں تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹا۔ شور کی آواز سن کر وہ بھی میری طرف متوجہ ہوئے، لیکن اس وقت ان کے چہرے بہت بری طرح سے بگڑے ہوئے تھے اور وہ بہت خوفناک لگ رہے تھے۔ اگر وہاں پر کوئی کمزور دل کا مرد ہوتا تو وہ جلد ہی اپنی جان دے دیتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اچانک ہی ان میں سے سب سے بڑا بچہ اپنی خوفناک آواز میں کہنے لگا، چچا یہاں سے ابھی اور اسی وقت جاؤ۔ اس کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں جلدی سے وہاں سے ہٹا اور بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے اور اسی چکر کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دی۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھا تو میرا پورا گھر خالی تھا۔ مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک عجیب سی اداسی تھی جو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی دادی سے پوچھا تو دادی نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ بچے کہاں چلے گئے ہیں۔ وہ پورا دن بھی میں کام پر نہیں جا سکا کیونکہ میرا دھیان ان بچوں میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اب مجھے ان کی عادت ہو چکی تھی اور ان کے بغیر وقت گزارنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پورا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ اس دوران بھی وہ مجھے ایک بار بھی دکھائی نہ دیے تھے۔ اب تو اس معاملے کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں میری بیوی دوبارہ سے میرے گھر آئی تھی اور وہ اپنے ساتھ کوئی جادوگر بھی لے کر آئی تھی، لیکن وہ جادوگر اس کی بے عزتی کرتے ہوئے اسے وہاں سے لے گیا کہ یہاں پر تو کوئی جنات موجود ہی نہیں ہے، تم نے مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ اب میرے پاس اچھے خاصے پیسے ہو گئے تھے۔ میں نے گھر کا کام بھی شروع کروا دیا تھا اور گھر کو پکا کروا دیا تھا۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور انہی بچوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہ تینوں کھڑے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں اٹھا تو وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے اور میرے گلے لگ گئے۔ میں نے بھی انہیں زور سے گلے لگایا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ میں نے انہیں کتنا زیادہ یاد کیا۔ وہ مجھ سے آخری بار ملنے کے لیے آئے تھے۔
दरअसल जिस वजह से वो भागकर मेरी दुनिया में आए थे, अब वो वजह ख़त्म हो गई थी। उनके सरदार ने उनको कबीले में आने की इजाज़त दे दी थी और उनमें से सबसे बड़ा बच्चा कहने लगा कि हम मज़ीद आपके पास रुकते, लेकिन 2 बातें पूरी हो गई जिनकी वजह से हमारा यहाँ पर रुकना नामुमकिन है। सबसे पहली बात तो आपकी बीवी को शक हो गया कि यहाँ पर जिन्नात मौजूद हैं, और दूसरी बात आपने भी हमें हमारे असल रूप में देख लिया, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। हम आपसे आखिरी बार मिलने के लिए आए हैं। ये कहकर उसने एक थैली मेरे हवाले की। मैं उन्हें सवालिया नज़रों से देखकर उनके चेहरे की तरफ देखने लगा। उस थैली में बहुत सारे हीरे पड़े हुए थे। वो कीमती चीज़ें मेरे हवाले करके हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। उनके जाने के 1 महीने बाद ही दादो का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद मैं अकेला रह गया। तन्हाई में ज़िंदगी गुजारना वाकई बहुत मुश्किल था, और अब मेरे पास इतनी ज़्यादा दौलत हो गई थी कि मैंने फ़ैसला किया कि किसी नेक और शरीफ औरत से शादी करूँगा, और यही सोचकर मैंने एक गरीब और शरीफ औरत से शादी कर ली।